हेलो एवरीवन, क्लास 8। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेटा हिंदी का आपका जो पेपर मिड टर्म का आया था वो पेपर मैं आपके साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। इस पेपर को डिस्कस करने के दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो फाइनल टर्म में भी आएगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे, इसलिए मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ, ठीक है। एंड सेकंड रीज़न ये है कि आपकी मैम भी आपके स्कूल में इस पेपर को डिस्कस करेंगी, तो आपके पास सॉल्यूशन होगा तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो ये दो रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। पहला जो क्वेश्चन था वो आपका आया था, गद्यांश दिया था आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे आपसे। पहला क्वेश्चन था लाल रक्त की बनावट किसके समान होती है। तो यहाँ पे गिवन था आपको लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालूशाही की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण, ठीक है। उसके बाद में आपका ये पद्यांश आया हुआ था, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपसे, पक्षी क्या सपने देखते हैं। तो पक्षी क्या सपने देखते हैं, वृक्ष की फुनगी पर झूलने की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, वृक्ष की फुनगी पर झूलने की, ठीक है। पक्षी की चोंच कैसी है बेटा, तो यहाँ पे लिखा था लाल किरण सी चोंच खोल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर लाल, ठीक है। पक्षी की चोंच कैसी है, लाल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रामर से रिलेटेड, बोला है निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मोहन। राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी, सबको पता है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, बिलाव। ये वाली बात क्लियर कर लेना। कुछ बच्चे बिल्लो बिल्ली पता नहीं क्या क्या लिखकर आ गए हैं, तो बिलाव इसका आंसर होगा। कोई दरवाजे पर खड़ा है वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश से रिलेटेड था। इसमें आपका जो चैप्टर है बस की यात्रा, उसका है गद्यांश। पूछ रहे हैं बस कहाँ खराब हो गई, तो पुलिया पर, ठीक है। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा, तो यहाँ पर आएगा श्रद्धा से, ठीक है। किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा है, तो कंपनी के हिस्सेदार की, ठीक है। उसके बाद पुलिया के ऊपर बस का क्या खराब हुआ, तो यहाँ पे आएगा बेटा क्या, टायर, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो पद्यांश दिया हुआ है आपको यहाँ पे भगवान की डाकी, जो आपका पोयम था उसका पद्यांश है। बोल रहे हैं मनुष्य भगवान की डाकी का संदेश कितना समझ पाता है, तो वे केवल आकलन ही कर पाते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको ढूंढना है। यहाँ पे लिखा था हम तो केवल यह आंकते हैं, तो आकलन होता है आंकते मतलब, तो यहाँ पे इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, वे केवल आकलन ही कर पाते हैं। पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश कैसे भेजते हैं, तो अपने पंखों द्वारा, अपने पंखों द्वारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन बादल किस प्रकार देश की सीमाओं को तोड़ते हैं, तो एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, लिखा है ना यहाँ पर, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बरसाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ किस पर तैरता है, तो किस पर तैरता है बेटा, हवा पर, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा था कि लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कौन है, तो आप सबने लर्न भी किया होगा, कामतानाथ। बस कहाँ से कहाँ तक जाने वाली थी, पन्ना से सतना। भगवान की डाके पाठ के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और सदियों से कहानी कौन सुनाता आ रहा है, तो बूढ़ी नानी, ठीक है, बूढ़ी नानी। मैं बाजार जाऊंगा रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है, तो मैं जो है वो सर्वनाम इन्होंने अंडरलाइन करके दिया था। आपको ये बताना था कि सर्वनाम का कौन सा भेद है, कि सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आप खंड बा का आंसर लिखेंगे। मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में आपका सुंदर जो था, यहाँ पे बगीचे में सुंदर फूल हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण का भेद बताना है आपको। तो सुंदर कौन सा विशेषण है बेटा, तो सुंदर कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे थे माला शब्द का बहुवचन क्या है, मालाएं। और हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या है, और इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो माला का मालाएं हो जाएगा, और हाथ खींचना पीछे हटना। और इसका वाक्य प्रयोग आप कर लेना कि मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी तो उसने अपना हाथ पीछे अपना हाथ खींच लिया, ठीक है। इस तरह से कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन
पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 9, कवियत्री के अनुसार यह समय कैसा है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यह समय कैसा है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका कवियत्री के अनुसार यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री के अनुसार यह सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे हैं रेलवे स्टेशन पर क्या है? तो रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे हैं तिनका कहाँ है? तिनका कहाँ है, ठीक है। तिनका कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो तिनका अभी भी चिड़िया की चोंच में है, ठीक है। उसके बाद भगवान के डाकिये कौन है? तो यहाँ से लिखेंगे आप आंसर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहे थे आपसे बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो आप लिखेंगे इसका आंसर बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे थे आपसे बदलू ने किसके विवाह पर आखिरी चूड़ियों का जोड़ा बनाया? तो आप लिखेंगे यहाँ पर जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता था? तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था, ठीक है। उसके बाद में लेखक को क्यों लगा कि वह इंजन के भीतर बैठा है? तो यहाँ से लिखेंगे बस स्टार्ट करते समय इतना शोर कर रही थी कि लग रहा था लेखक इंजन के भीतर बैठा है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 11 देखिए आपसे पूछ रहे थे बदलू चूड़ियाँ बनाने का कार्य कहाँ और कैसे करता था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीस से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता। क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि कैसे मतलब कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये कहाँ करता था कार्य और कैसे करता था, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत कर रहा है, संकेत किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे आप लोग इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि, यहाँ से लिखेंगे आप आंसर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे मशीनों द्वारा किए जाने लगे। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए और या फिर अपने पैतृक पूर्वजों के कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन ही मन कचोटती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहे थे लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसे देखकर लग रहा था कि वह बैठने लायक हालत में नहीं है, इसलिए लेखक ने बस को वयोवृद्ध कहा। उसका तो यह मानना है कि अगर बस के अंदर कोई सवार होगा तो बस को कष्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका बस के विषय में डॉक्टर ने क्या कहा, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डॉक्टर ने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बोल रहे हैं स्टेशन पर भीड़ क्यों है, इससे क्या प्रतीत होता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा स्टेशन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग अभी भी अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि हमें निराश नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग आंसर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है, वह तिनकों का क्या करती होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे
चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपनों के लिए घोंसला तैयार करके उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान के डाकिये कौन है और क्यों। तो आप यहाँ से लिखेंगे, कवि ने भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुँचाते हैं। इस तरह से आप लोगों को आंसर करना है। अगला क्वेश्चन था आपका, अनुच्छेद है आपका। तो पहला था आपका मोबाइल का दुरुपयोग। मोबाइल का दुरुपयोग, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लिखेंगे। देखो, मोबाइल का दुरुपयोग, इसमें आपका जो प्रश्न नंबर 13 है, इसमें मैंने अभी इस वीडियो में मैं मोबाइल का दुरुपयोग और वृक्षारोपण, ये दो आपके ऐसे डिस्कस करूँगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये मैंने ऑलरेडी आपको PDF में दे दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूँगी ऐसे, तो आप लोग यहाँ से ये वाला ऐसे कवर कर लेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने इसी चैनल पे सेम इस जो ये वाली PDF थी, उसी PDF में ये वाले टॉपिक भी दिए थे आपको, मेरा सबसे प्रिय त्यौहार, विज्ञान के चमत्कार और यही आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये 3 मैं ऐसे आपको PDF फॉर्म में दे चुकी हूँ। साथ में मैंने आपको लेटर में दिया था, फीस माफ़ी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए और मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। ये सारे बेटा आपके इस टर्म में भी हैं और एनुअल एग्ज़ाम में भी सेम आएगा सिलेबस आपका। तो आपको अभी से ये सब कुछ अपनी कॉपी में नोट करना है, प्लस उसे लर्न करना है, अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना। ठीक है, और जैसा हौच पौच इस बार हुआ है, अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो वो फाइनल टर्म के लिए अच्छे से अभी से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल का दुरुपयोग, मोबाइल फ़ोन फ़ायदे के साथ साथ अनेक नुकसान भी हैं। मोबाइल फ़ोन लोगों में अलगाव का कारण बनता है। अलगाव मतलब अलग अलग कर देते हैं मोबाइल फ़ोन, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से आपस में बातचीत का मतलब घर में बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, लोग अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है। मोबाइल फ़ोन की लत से कामों से ध्यान भटकता है। मोबाइल फ़ोन के कारण भी बहुत अधिक धन की बर्बादी होती है। मोबाइल फ़ोन साइबर बुलिंग का कारण भी बनता है। मोबाइल फ़ोन में कई सुरक्षा मुद्दे हैं जो फ़ोन निजी जानकारी, तस्वीरें या वीडियो को लीक कर सकता है। रिश्तेदारों और परिवारों के सदस्यों में से दूरी मोबाइल फ़ोन के कुछ नकारात्मक प्रभावों में से एक है। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और नींद की समस्याओं का कारण बनते हैं और सेल फोन सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है टॉपिक। और एक टॉपिक और आपका एग्जाम में आया था, वृक्षारोपण के लाभ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग। पेड़ पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। वृक्षारोपण से तात्पर्य है वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना। ठीक है, पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। यह हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को संरक्षित करते हैं। पेड़ पक्षियों के साथ साथ कई जानवरों के लिए भी एक आवास के रूप में सहायता करते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें फल, लकड़ी, फाइबर, रबड़ आदि और भी कुछ प्रदान करते हैं। वृक्ष पहाड़ी इलाकों में वे मिट्टी को कसकर पकड़ते हैं और खिसकने नहीं देते हैं। पेड़ों को उनके चिकित्सा गुणों के लिए भी जाना जाता है और हमें पेड़ लगाने के लिए अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद में आपका एक लेटर आया हुआ था, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो ये वाला मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। इस तरह से लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का नाम डालना है यहाँ पे, अपने स्कूल का नाम, नई दिल्ली 43 जहाँ पर भी आप रहते हैं वो डालेंगे आप एड्रेस। विषय डालेंगे स्थानांतरण प्रमाण हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, माननीय महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम डालना है यहाँ पर, यह बताना चाहूँगा या चाहूँगी कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का इसी साल अप्रैल में दिल्ली से मुंबई स्थानांतरण हो गया है। मेरा परिवार मुंबई जा रहा है, तो मुझे भी अपनों के साथ अपने परिवार के साथ, ठीक है, अपने परिवार के साथ
जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद में अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे मेरा विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। मैं वास्तव में आपका आभारी रहूँगा या आपकी आभारी रहूँगी, ठीक है। उसके बाद में धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या जो है ये गर्ल्स लिखती हैं, ये लड़कियों के लिए है। आपकी आज्ञाकारणीय शिष्या ये लड़कियों के लिए है बेटा, और आपका आज्ञाकारी शिष्य ये लड़कों के लिए है, ठीक है। उसके बाद में नाम डालना है और अपनी कक्षा डालनी है। इस तरह से आपको अपना लेटर ही कंप्लीट करना है। उसके बाद में आता है मित्र को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पत्र। ये वाला भी लेटर आपका आया था एग्ज़ाम में, तो मैं ये भी बता देती हूँ कैसे लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो E41 अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी जहाँ पे भी रहते हैं आप, सरिता विहार नई दिल्ली 43। प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम डालना है, सब प्रेम नमस्ते। और आज से तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले साल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो पाई या पाया, इसका मुझे बहुत खेद है, परंतु मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर अवश्य आऊँगा या आऊँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें लंबी उम्र और अच्छा जीवन दे। आंटी और अंकल को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी मित्र या तुम्हारा मित्र, अपना नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको लेटर करना है। इसके साथ साथ, इस पेपर के साथ साथ मैं आपके साथ में सभी पेपर, जितने भी आपके पेपर हुए हैं मिड टर्म के, वो सब डिस्कस करूँगी। आप लोग अपने पेपर्स को बेटा बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपका फाइनल टर्म में भी सेम सिलेबस है, तो अच्छे से सॉल्व करिए अभी से, ठीक है। थैंक यू।